नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। राम राम भैया, राम राम। जी, पुष्कर जी, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, बहुत सारी बातें बंगाल में क्या-क्या हो रहा है, हम उसके वीडियोज़ लगातार जनता देख चुकी है, उसको दिखाने का कोई औचित्य नहीं। बंगाल में खबरें कैसी हैं, उसको बताने का कोई औचित्य नहीं। बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद से बीएसएफ उन जिलों में डिप्लॉयमेंट हो गया है, ये भी सबको पता है। सवाल ये होता है कि बंगाल की ये पहली घटना नहीं, बंगाल में लगातार ये चीजें होती रही हैं, चाहे वो 32 साल लेफ्ट की सरकार रही हो या 15 साल से चल रही ममता बनर्जी की सरकार हो। अस्थाई इलाज तभी होगा जब हम जो इसका रूट काज है, वो पता करें। वरना सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन आज जो अपेक्षा एक आम जनता की है कि साहब 356 लगा दीजिए, 356 न सही चलिए 355 लगा दीजिए, और मोदी को कोसना, मोदी सरकार को कोसना, ये सब जारी है। हम ये मानते हैं कि ये अपेक्षा है, और ये शेष भारत की, बंगाल के भारत जो हिंदू हैं उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है, उसके लिए ये चिंता है, ये वाजिब है। सवाल ये होता है कि हम समाधान पर भी आएंगे कि कैसे इसका अस्थायी समाधान होगा। बंगाल में ये क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा? मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल सही सही प्रश्न पूछा अवनीश तुमने कि बंगाल में क्यों हो रहा और कब तक होगा। देखिए, ऐसा है कि बंगाल की पूरी स्थिति को देखना हो तो पहले हमको जो है थोड़ा अपने को जो जिस चश्मे से हम लोग अब तक देखते आए हैं बंगाल को, उस चश्मे को हमें उतारना होगा। हम बंगाल को किस तरह देखते हैं? हम राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। हम उसका जो है जो 1947 के बाद जिस तरीके से सामाजिक उनका चिंतन बढ़ा, जिसको बुद्धिजीविता कहते हैं, उस चश्मे से हम लोगों ने देखा है। लेकिन हम लोगों ने या तो जानबूझ के या हमारे इतिहासकारों ने, हमारे सामाजिक शास्त्रों ने 1947 के पहले के बंगाल का हमने वहां तक तो गुणगान किया, जो बंगाल से रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी निकले और बंगाल में जिस तरीके से हुआ, या ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है जिस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के बाद जो है कलकत्ता भारत की राजधानी बनी, वहां तक भद्रलोक का चिंतन देखा, सब कुछ हुआ। लेकिन हम उसके पहले नहीं गए। तो यदि हम उसको उस मूल को नहीं समझेंगे तब तक हम बंगाल को नहीं समझ पाएंगे। बंगाल एक इस्लामिक क्षेत्र है, ये पहले स्वीकारना होगा आपको। बंगाल की हम बात जब करते हैं तो आज आपको जब बंगाल की समस्या का आपको निदान करना है तो उसको आप बांग्लादेश से अलग नहीं कर सकते। बांग्लादेश और बंगाल दोनों एक ही, ये समाधान आपको समझना होगा। और उसका कारण भी, कारण यह है कि हमारे जो जो दाएं और बाएं भुजाएं 1947 में अंग्रेजों द्वारा काटी गई, वो धर्म के आधार पर काटी गई। पश्चिम में पंजाब, फाटा के इलाका, बलूचिस्तान तो हमारा में नहीं था, सिंध, सब में ये हुआ कि वहां पर जो है अरब और तुर्क इस्लाम आक्रांताएं आए, उन्होंने गुलाम बनाया, धीरे धीरे वहां सूफीज्म में बढ़ा, और इस तरीके से वहां पर जो है डेमोग्राफी चेंज हुई, तलवार के बल पे हुई या जागीरों के बल पे हुई। लेकिन बंगाल प्राइड लेता है दूसरी चीज। बंगाल में जो बांग्लादेश जिसे आज कहा जाता है कि भारत का विलय अंग था, वहां पर सबसे बड़ा जो बंदरगाह था वो चटगांव था उस जमाने। और उस जमाने, आप मुझे 2000 साल पुरानी बात कर रहा हूं आपको, जब इस्लाम नहीं आया था। इस्लाम आने से पहले अरबों का व्यवसायिक संबंध जो है भारत का बंगाल की खाड़ी के इस चटगांव से होता रहा। जब अरब में इस्लाम आया तो उसी के साथ साथ वो अरबी अपना मजहब लेके आए। चटगांव से लेके जो हमारा आज का जो बंगाल है, जिस उस पश्चिमी बंगाल जिसे कह लीजिए आप, उसके बीच में एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र था जो कि जंगली था, जंगल था,
लेकिन वो बेहद उपजाऊ था, ये बाद में पता लगा। तो जैसे सेटलर आए तो जो वहां पर रहने वाले थे उनका जो है वहां पर जागीरें बड़े लोगों को दी गई, उन्होंने वहां पर जो है जंगल साफ कराया, खेती करने लगे। वो जो वहां पर हुए, वहां पर जो है आप कह सकते हैं इस्लाम का जो पदार्पण हुआ, वो सूफी और संत उनके जो आए वहां से हुआ। तो ऑलरेडी जब मुगल बंगाल तक पहुंचे और उसके बाद सल्तनतें बनी, तो तलवार का जोर तो बाद में आया, लेकिन ऑलरेडी वहां पर इस्लाम के बीज पहले पड़ चुके थे। अब आज की स्थिति में आप ये देखिए कि हम इतने उसमें थे, कलकत्ता तो हमारा आज की पैदाइश है, उससे पहले तो मुर्शिदाबाद था, जो सल्तनतें थी, राजधानी जो बंगाल सूबे का था, तो बंगाल की राजधानी नवाबों की, वो मुर्शिदाबाद उसकी राजधानी थी। वो तो 1757 में जो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीता, उसके बाद मुर्शिदाबाद के बाद से जो है कैपिटल लेकर गए कलकत्ता। तो हम पहला तो ये समझ लीजिए, अच्छा सॉरी एक चीज और बता दूंगा, बंगाल में जो इस्लाम है वो अरबी इस्लाम नहीं हुआ। वहां पे जो इस्लाम आया वो बंगाल संस्कृति जो उनकी, जो जिसका वो बड़ा अपने को स्वाभिमान भी लेते हैं जिसपे, तो वहां का एक बंगाली इस्लामाइजेशन हुआ, जो कि ना अरबी था ना तुर्की था, वो विशुद्ध बंगाली था, जिसको एड्रेस कभी नहीं किया गया और जिसको ओन किया बंगाल के लोगों ने। तो ये जो उनकी जो कह सकते हैं कि संप्रभुता जो है, इसमें बहुत कुछ आप जो है कश्मीर के जो पंडित थे, कश्मीरी पंडित और बंगाली हिंदू, इन दोनों में बड़ी समानता है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस्लाम का जो है बढ़ावा हुआ और वहां के हिंदुओं ने ये मान लिया कि हमारा जो है रोटी और बोटी का संबंध है, वो पहले आता है, धर्म बाद में आता है। और उसकी परिणति ये हुई कि 70 और 80 के दशक में जब तक कि उनके खिलाफ जो है इस्लामिक आतंकवाद से जो है उनको जो है सफाया नहीं होने लगा, तब तक जो है वो 370 तक का विरोध करते हैं वहां पर, 370 हटाने का। उसमें पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर का जो कश्मीरी पंडित था, वो उसको 370 को वो चाहता था 370 है। वो तो जब 90-91 में जो एक्सोडस हुआ, जब मास किलिंग हुई, जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, उसके बाद आई और वो जो है भारत में भारतीय नागरिक होकर भी शरणार्थी बने। यही परिस्थिति आप बंगाल में देखें, बंगाल में ऑलरेडी ये हो रहा था, जिसको हम लोगों ने अनदेखा किया। बंगाल में आज आप कल जो वीडियो चल रहा है मुर्शिदाबाद में हिंदू भाग रहा है, थोड़ा सा आप दिखा रहे, क्योंकि आपको तो दिखाने वाला जो मीडिया है वो भी उनके ही कह सकते हैं कि उनके ही नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। तो वहां पर हम बात जब करते हैं तो हम बात करते 32 साल 30 साल 3 दशकों का कम्युनिस्ट शासन, फिर उसके 15 साल का, और उसके बाद हम कहते हैं कि वहां का हिंदू कैसा है, उनको वोट ऐसे लोगों को लगातार वोट देता है जो कि शेष भारत में जिसकी उतनी जो है पकड़ नहीं रही। तो ये जो है जो बीमारी वहां के बंगालियों में आई, वो था उनका भद्रलोक जिसे कहा गया, या ये कहते आमौर बंगला जो उनका जो चला, वो उनका एक सेंटिमेंट है, जिसको कि आप ये उस सेंटिमेंट के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं, या शेष भारत भूल गया, या शेष भारत तो नहीं, लेकिन जो भारत का जो केंद्र में जो नेतृत्व बैठता है, राजनीतिक नेतृत्व, वो ये भूल गया कि मुस्लिम लीग का जो है भारत के विभाजन का जो दल बना कारण मुस्लिम लीग, उसका जो है गठन यही बंगाल से हुआ। 16 अगस्त 1946 में सबसे ज्यादा कहकर जेनोसाइड, डायरेक्ट एक्शन जिसे कहते हैं हम लोग, वो वहां पर हुआ। तो और 16 अगस्त को होता है, हिंदू काटे जाते हैं, और उसके बाद ही 4 महीने बाद, नवंबर में 3 महीने बाद, जिस मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री के राजनीतिक संरक्षण में, जिसका नाम सोहरावर्दी था, वो और जो भारत के दीपमान आज तक सबसे प्रतिष्ठित नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस, ये दोनों मिलकर जो यूनाइटेड, जब भारत का पार्टीशन हो रहा था तो तीसरा भाग बनाना चाहते थे,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बंगाल, और इसका प्रस्ताव दिया इन लोगों ने। तो जहां पर जिस बंगाल समाज की इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो कि जहां पर मुसलमानों ने उनको काटा 3 महीने पहले और 3 महीने बाद उन्हीं का भद्रलोक का जो सब उनका जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जो है उसी मुस्लिम लीग के सोहरावर्दी के साथ एक नए राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे। तो इसलिए वो मानसिक रूप से बंगाल का अलग ही समझते हैं कि वो उनको श्रेष्ठता का अहंकार था। अहंकार क्या था? जब तक मुगल कालीन आए तब कुछ होता रहा, उसके बाद मुगल जब डिक्लाइन चला गया, वहां पर सल्तनतें बनी, सुल्तान वहां पर आए, और उसके बाद तो गुप्ता ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको हरा दिया। 18वीं शताब्दी में जब जो है ईसाई धर्म लेकर ये ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे आई, तो उन्होंने नया कैपिटल कलकत्ता का बनाया उन्होंने, और वहां पर एक नई प्रजाति उत्पत्ति जिसमें यह था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो सामने लाई गई, और ये जो है वो टूटी फूटी अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य जगत का पहनावा, या जो उनकी जो वेस्टर्न फिलॉसफी थी उसका वहां पर जो है लोकल संस्कार और फिलॉसफी से इंटरमिंग हो के आगे बढ़ाना, उससे एक उनको एक छद्म अहंकार का भाव आया। वो आया बंगाली समाज को, जिसमें कि वो जो है उनकी परंपराएं, उनके संस्कार, उनकी बौद्धिकता वो शेष भारत से आगे है। यही इसको ओन किया हम लोगों ने। साहित्य आया, सब कुछ आया, उसमें उनको आगे आगे अंग्रेजों ने ही बढ़ाया। तो आज की तारीख में आज पलट के देखिए तो समझ में आता है कि अंग्रेज ने किसको बढ़ाया, किसको रोका। तो जब किसी को बढ़ाया तो उन्होंने अपने साम्राज्य को और बलवंती करने के लिए बढ़ाया, भारत के लिए नहीं किया। तो हमको ये समझना 1947 में समझ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं समझा। इसी कारण से जब कम्युनिज्म आया, वामपंथी आया, तो बौद्धिकता का बुद्धिजीवी होने का एक स्वतः संज्ञान लिया हुआ था बंगाली समाज में। इसीलिए वहां पर जो है 3 दशकों तक वामपंथी रहे, विश्व में हट गया, सब्जी खत्म हो गया, और वो उसी का चक्र में रहे जो सन 70 का या सन 50 का भारत था। क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने जो है 47 के बाद जो अगले 3 दशकों तक वो जो है पूर्वी पाकिस्तान या जो बाद में बांग्लादेश बना, उसके विभाजन पे ही जो कहानी लिखी, उसमें केवल उन्होंने जो है कहीं भारत प्रथम की बात नहीं हुई। उसमें जो है प्रथम जो बात हुई है वो अपने बंगाली अस्मिता की बात की, संस्कार की बात की। भारत कभी नहीं था वहां पे उस पर। फिर जो हम जिनकी बात कर रहे हैं जो हिंदुओं की, उसमें से वो हिंदू है पिछले 150-200 साल में वो वहां पे आके बसे, जो व्यापार किया जो कलकत्ता में कोई व्यापार था, मुर्शिदाबाद वाज द कैपिटल ऑफ ट्रेड, वहां से सिर्फ जाता था। वो जब खत्म होने के बाद नई बनी और नया व्यापार आया, नई तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो बाहर से लोग गए। तो आज जिसकी बात आप कर रहे हैं, मेरा तो बहुत कुछ ये मानना है कि बंगाली हिंदू और पिछले 150-200 साल से जो गया हिंदू है, उसमें क्लियर मानसिकता में भी एक अंतर है वहां पे। क्योंकि जो आउटसाइड जो 150 साल पहले गया है वो आज भी आउटसाइडर माना जाता है वहां पे। बंगाली समाज में आज भी मानता है। ये समस्या हम पहले देख चुके हैं 70 के दशक 80 के दशक में, जब आपका नॉर्थ ईस्ट और आसाम में क्या था, यही तो था कि जो यहां से गए थे उसको लेकर लोकल वाली बात। तो वहां पर लोकल का जो है, क्योंकि अपने को जनजाति तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो सबसे सभ्य समाज है, सबसे ज्यादा प्रगाढ़ समाज है, सबसे ज्यादा उसने एवोल्यूशन किया है, सबसे ज्यादा वो पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने चीजें दी, ये उनका मानना रहा। और भारतीय समाज से भारतीय समाज ने उनकी सारी अच्छाइयों को स्वीकारा, लेकिन उस स्वीकारने में भारत का राजनीतिक क्षेत्र में भारत का समाज, हम और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बंगाल इज नो मोर डिफरेंट देन जम्मू एंड कश्मीर। ये आज की बात में, कल मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से 90 के दशक में जो है कश्मीरी पंडित भाग रहे थे, मुर्शिदाबाद से हिंदू भाग रहा था पहले से भी, आज आपको कैप्चर करते हुए दिख रहा है। पिछले 11 साल से ये हो रहा था। आज की डेमोग्राफी ये है कि मुर्शिदाबाद जब आजाद 15 अगस्त 1947 हुआ,
तो दो दिन तक तो मुर्शिदाबाद बांग्लादेश में पूरी पाकिस्तान ही समझता रहा कि पूरी पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पर जनसंख्या मुसलमानों की ज्यादा थी। वो तो बाद में 2 दिन बाद जो हुआ कि नहीं, मुर्शिदाबाद को जो है भारत में रखा गया। तो मेरा कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि ये लफ्ज है, समझना होगा आपको। आपको बंगाल में पॉलिटिकल सोल्यूशन आपको 10 साल में सोचना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं गलती से इतनी मानता हूं, केंद्र जो भी पहले रहे उनका तो मतलब भी नहीं था इस चीज से, भारत भाड़ा में जाए। लेकिन जो पिछले 10-11 साल से हमारी सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की है, वो पहला जो सोल्यूशन उन्होंने यही सोचा कि उसका राजनीतिक सोल्यूशन होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से सोच, लेकिन बंगाल राजनीतिक सोल्यूशन से बियॉन्ड जा चुका, ये समझना भूल गए। फिर दूसरी बात, जो उन पे शासन कर रहा है पिछले जो मानसिकता 5 दशकों से, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो तंत्र था, चाहे वो राजकीय तंत्र हो या प्रशासनिक तंत्र हो, वो टोटली कॉम्प्रोमाइज था इस्लामिक आइडियोलॉजी से। वही चीज आप जो है पिछले 50 साल के अंदर, 50 साल में 58-60 साल में आदमी रिटायर करता है। अभी पिछले 5 दशकों से जो वहां पर सिपाही भर्ती हुआ, क्लर्क भर्ती हुआ, जो जिस भूमिका में भी है, या हाईकोर्ट का जज भी जो बना, वो तो वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे बढ़ के गया। पूरी एक आइडियोलॉजी के तहत सप्रेस है, कॉम्प्लिसेंट है। तो ऐसे में आपको ड्रास्टिक एक्शन ही, इसका राजनीतिक सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा फेलियर हम लोगों का है। इसलिए आपको जब मूल ये समझ लेते हैं कि पहले तो बंगाल को भारत बनाना है, तो आपका सोल्यूशन कलकत्ता से नहीं आएगा, इसका सोल्यूशन ढाका में छिपा हुआ। आप जब तक जो है, क्योंकि आपने भी जब 2019 में जब 370 हटाया था, उससे पहले आप बालाकोट कर चुके थे, पूरी हो चुका था, आपने उसको वहां ब्लेंड कर दिया, और अभी तक आप जो है नहीं कर पाए। ठीक है, मैं मान सकता हूं वैश्विक परिस्थितियां सब कुछ है, लेकिन मुर्शिदाबाद इज ओपन टेरिटरी बांग्लादेश। आज की तारीख में तो आप ये भी नहीं कह सकते, स्वयं भारत सरकार नहीं कह सकती कि जो आज बंगाल में मुसलमान है वो प्री 1947 के पहले का है, 71 के बाद में आया हुआ मुसलमान है, या पिछले 5 दशकों में फर्जी बसाया हुआ मुसलमान है। तो ये बेसिकली जो है आपको बंगाल और बंगाली से अलग जाके केवल इस काम में कंसंट्रेट करना होगा, और उस टेरिटरी को, पूरा बंगाल को जो है आपको अनडिवाइडेड बंगाल टेरिटरी समझ के आपको उसमें ड्रास्टिक एक्शन लेने होंगे। जी ठीक बात है, बिल्कुल। और आपने जो लोकल आइडेंटिटी की बात की, जिसमें आपने बंगाली जो आइडेंटिटी है, जिसको कि राष्ट्र के ऊपर, यानी इंडियन आइडेंटिटी के ऊपर हमेशा रखा गया, सही बात है। असम में हम देखते हैं बहिरागत आंदोलन, वो इतना पुराना है। वो क्या था कि बाहरी वाले, यानी शेष भारत के लोग जो असम में आए हो वो बाहर जाओ, बहिरागत आंदोलन चला। उसके बाद चला चलो पलटाई। चलो पलटाई में क्या था कि जो ये बाहर, वो कहते थे कि औपनिवेशिक शासन हम लोग झेल रहे हैं, यानी इनको उठा के पलट दो। तो ये लोकल आइडेंटिटी हमेशा हावी रही है, और आपने बड़ा अच्छा कंपेयर किया उसको, तुलनात्मक अध्ययन जो आपने कश्मीर की समस्या से, और बिल्कुल सही है। कश्मीर सॉल्व तब हुआ जब आपने पाकिस्तान का इलाज किया, और आपने आज के बंगाल की सारी बीमारी का इलाज ढाका में। तो एक फ्रंट हमारा क्लियर हुआ है। दूसरे फ्रंट पर निश्चित तौर पर 2 दशक से चल रही सरकार, 1 दशक से ज्यादा समय, तीसरी बार अब जो केंद्र सरकार है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, आप कह रहे हैं कि इसका इलाज ढाका में छुपा हुआ है? मैं चाहूंगा एकदम इसको, क्योंकि ये लंबे डिस्कशन का ये विषय है, लेकिन ये एंगल में दे रहा हूं कि आप जब ये कहते हैं, और समझ में भी आता है आइडेंटिटी की वजह से, कि इसका इलाज ढाका में है, इसीलिए बांग्लादेश वोलेटाइल हुआ पड़ा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये इलाज अब करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जी देखिए, ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, ये वक्त एक बहाना है, वक्त एक लास्ट स्टैंड था। जब हुआ था उसमें भी मैंने आपके सामने यही बात कही थी कि शेष भारत में तो कहीं उतनी सुगबुगाहट नहीं हुई, लेकिन बंगाल में फ्री हैंड मिला सरकार के। आप कह सकते हैं कि उस संरक्षण में इसको होने दिया, या कह सकते हैं कि पिछले 1 दशक में इतनी कॉम्प्लेक्सिमेंट वहां सरकार हो चुकी है कि उसका मॉरल अथॉरिटी नहीं है इनको रोकने की। वो आज वो बिग ब्रदर की भूमिका में आ चुके, और इसके तार आज से नहीं। बांग्लादेश में तो ओपन बॉर्डर, हमको लगता है जिस तरीके से गोरखपुर में नेपाल की बॉर्डर हम आप देखते हैं, महाराजगंज उधर से जो है,
उसी तरीके से बांग्लादेश की स्थिति है। आज बांग्लादेश जो कि पूरी तरीके से भारत पे डिपेंडेंट है कई तरीकों से, वो जब आप पे जो आग उठाता है, गुर्राता है और आप जो है उस पर जो है रिएक्ट करना चाहते हुए रोकते, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे कुछ होगा तो बंगाल, तो वही मैं कह रहा हूं कि ये कंटिन्यूटी है अनडिवाइडेड बंगाल की। तो ढाका का मतलब मैं जब कहता हूं तो बांग्लादेश का जो बॉर्डर आपका है, जो ओपन बॉर्डर है, आपका बीएसएफ लगा दी वहां पर, बीएसएफ से सीआरपीएफ से काम नहीं चलने वाला। इट हैज टू बी ए मिलिट्री एक्शन, इट हैज टू बी हिट हार्ड इनसाइड 10-20 किलोमीटर के अंदर जाके बफर जोन। तो जब ढाका का इलाज होगा तब होगा, नहीं तो आप, और अभी ये तो लंबा चलेगा। ये कश्मीर में जैसा चला है ना, ये मैं तो उसको ऐसा नहीं देखता हूं कि 1-2 महीने वाली चीज है। ये साल तक खून चुए, खून हिंदू काटे ही जाएंगे। ये एक कह सकते हैं कि एक नियति है कि जब आपने अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए बेटी और बेटी के रिश्तों को, गंगा जमुनी तहजीब और सेक्युलरिज्म के सहारे अपनी पीढ़ियां गुजारेंगे, तो एक आएगा कि एक जगह रॉट जो है, वो जो सड़ांग आ चुकी समझ, वो कटना उसका। इसमें मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सभी दोषी है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जब इतने बड़े सामाजिक उथल पथल होती है, इस तरह के चेंजेस आते हैं, तो उसके अंदर बहुत से इनोसेंट काटे ही जाते हैं और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 के बंटवारे के बाद पंजाब में उन हिंदू या मुसलमान जिनका कोई दोष नहीं था वो कटे, तो ये हिंदी के वो एक इतिहास की एक घटना है और ये साल भर कटना जरूरी है। जब तक कि ऐसी कटाई ना हो कि अगली पीढ़ी तक को ये याद रहे कि हम क्यों कटे। नहीं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, हिंदू समाज तो अपनी जो है क्षणिक मेमोरी के लिए जाना जाता है और उसकी वाला भंटाधार कराता रहा छोटे छोटे लोग के लिए। तो ये तो कहानी बहुत पहले की। जी ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर अस्थायी समाधान किस तरीके से निकल के आएगा ये देखा जाएगा, लेकिन इस सबके साथ वहां पर जो कुछ भी हो रहा है ये वर्तमान है, और अस्थाई समाधान किसी हजारों साल के इतिहास और उसके बाद गुन्ने बुनने से आएगा, ये बात अपनी जगह। लेकिन जो त्वरित हो रहा है उसका संज्ञान लेते हुए कैसे जिम्मेदार रोकेंगे ये भी सही है, क्योंकि जाति हर जान बहुत कीमती है और हर एक ऐसी हत्या बेहद दुखदाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम कहेंगे कि ढाका में छुपा है इलाज, हम कहेंगे कश्मीर में छुपा है इलाज, लेकिन ममता बनर्जी सरकार जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल्योरेंस दिखाई दे रही है, वहां अगर जनता 356 की अपेक्षा कर रही है, 355 की अपेक्षा कर रही है, हाईकोर्ट ने माना तभी बीएसएफ ऑर्डर किया वहां पर तैनाती के लिए। इसलिए वर्तमान में भी इलाज जरूरी है और लॉन्ग टर्म भी इलाज जरूरी है, क्योंकि जब हमें कोई ऐसी असाध्य बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास हम तुरंत जाते हैं, फौरी दवा लेते हैं, सर्जरी कराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम टहलना, आहार में परिवर्तन और विचार में परिवर्तन, इसके साथ एक लंबा सॉल्यूशन उसका खोजते हैं। तो दोनों का समुच्चय होना चाहिए, तभी होगा। अदरवाइज हम ये कहते रहें कि नहीं लाखों साल पहले हम जब उसको करेंगे अगले 2000 साल में ये समस्या खत्म होगी, ये भी कोई समुच्चय नहीं बनता है। पुष्कर सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और पुष्कर जी दोनों को आज्ञा दीजिए। और हाँ, इस तरह की चर्चा जहां से आपको रूट का जानना बहुत जरूरी है, हम भी ये बात कर सकते थे लगाओ लगाओ 356 लगाओ 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 355 लगाओ, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन है जिससे समस्याएं लॉन्ग टर्म में सॉल्व होती हैं। इसी तरह के विषयों पर हम पुष्कर जी के साथ फिर बातचीत करेंगे। आज का वीडियो अब यहीं समाप्त करेंगे। हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।